हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा ये पार्ट 2 है ऑफ इलेक्शन कमीशन। पार्ट 1 जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। आज पार्ट 2 में हम उसके आगे देखेंगे। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इलेक्शन कमीशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 आप कंप्लीट कर लीजिए, जो आपके एमपीपीएससी में यूनिट 10 का एक टॉपिक है। यूनिट 10 का एक टॉपिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक से आपके कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यूनिट 10 से। तो आपका इलेक्शन कमीशन ये 2 वीडियोस देखकर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले टाइम पे हम और जो टॉपिक हैं और जो कमीशन है उनका भी डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर ऑफ एज, शुड बी अ मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। मतलब चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो और चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, दोनों के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। क्वालिफिकेशन ना ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है और ना ही किसी एक्ट के थ्रू बताई गई है। तो क्वालिफिकेशन बताई ही नहीं गई और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में आता है इलेक्शन कमीशन के कि इसकी क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की। ठीक है, ये याद रखना है। आगे देखते हैं। In which article the power to make laws with respect to elections is vested in Parliament? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 327 में लिखा हुआ है कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी एक्ट होगा, ठीक है, जो भी लॉ बनाने होंगे तो कौन बनाएगा? ये आपका पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट बनाएगा। तो इसके लिए पार्लियामेंट अलग अलग टाइम पे जो है लॉ बनाती रहती है, जैसे कि डिलिमिटेशन एक्ट बनाया, ठीक है, उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये बनाया, इसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक्ट बनाया। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पार्लियामेंट ने काफी सारे एक्ट बनाए हैं इलेक्शन से रिलेटेड। ये किसमें लिखा हुआ है? ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 327 में लिखा हुआ है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर दी है पार्लियामेंट को कि आप इलेक्शन से रिलेटेड लॉ बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही ये भी आपको याद रखना है कि 328 में पार्लियामेंट ने आपकी जो असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको पावर दी है कि ये अपने लिए जनरल रूल्स बना सकती है। ठीक है, वो पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ के अकॉर्डेंस ही होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर स्टेट को लगता है कि कुछ अलग से रूल्स होने चाहिए तो वो भी स्टेट लेजिस्लेटिव जो वहाँ की असेंबली होगी वो रूल्स बना सकती है। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपके आर्टिकल 328 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पार्लियामेंट को और स्टेट असेंबली दोनों को पावर दी हुई है लॉ बनाने से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वोटिंग एज वॉज चेंज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। किसमें हुआ था ये? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988। ठीक है, ये याद रखना है। आपकी एक तारकुंडे कमेटी ने पहली बार ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो एज है कि जो 21 साल एज है वोटिंग की, उसको कम करके क्या करना चाहिए? 18 साल कर देना चाहिए। और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1988 में, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आगे देखते हैं। विच आर्टिकल डील्स विद द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू वोट। ठीक है, यहाँ राइट टू वोट की बात की गई है। राइट टू वोट ये कहाँ पे है? ये है आपके आर्टिकल 326 में। मतलब संविधान में ही सीधे सीधे दिया हुआ है कि आपको अडल्ट सफरेज मिलेगा। ठीक है, अडल्ट सफरेज मिलेगा। मतलब अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आपकी एज 18 साल है, ठीक है, 18 साल के हो गए हैं और आप इंडियन सिटीजन हैं, तो आपको वोट देने का अधिकार है। ठीक है,
इसके अलावा 326 में ही ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है। मतलब आपको एडल्ट सफरेज कब नहीं मिलेगा, या तो आप करप्शन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या तो आप क्राइम में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या तो आप नॉन रेसिडेंट्स हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिसके द्वारा आपका एडल्ट सफरेज जो है वो हटाया जा सकता है। मतलब 18 साल के हो गए फिर भी आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिला क्योंकि आप करप्शन में इन्वॉल्व हैं या क्राइम में हैं या नॉन रेसिडेंस है। मतलब अगर ऐसा मान लीजिए कि आप कहीं और रहते हैं और कहीं और जाके वोट देना चाहते हैं तो भी आपको ये राइट नहीं मिलेगा। तो ये सब किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 326 में, ठीक है। आर्टिकल 326 संविधान में ही लिखा हुआ है अडल्ट सफरेज के बारे में। मैंने अभी बताया कि 18 जो एज है पहले 21 साल हुआ करती थी, ठीक है। 21 साल के होते थे तब वोट देने का अधिकार था, अब उसके बाद 18 कर दिया गया। तब कब कर दिया गया? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में, ठीक है। ये याद रखना है। आपकी जो 18 साल एज है वो कैसे काउंट की जाती है? ये काउंट की जाती है 1 जनवरी से, ठीक है। ये मान लीजिए कि आप 2 जनवरी को अगर 18 साल के कंप्लीट होते हैं तो आपको पूरे 1 साल वेट करना पड़ेगा, और जब अगले साल आपकी न्यू इलेक्टोरल लिस्ट बनेगी तो उसमें आपका नाम ऐड होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप जब कभी भी 18 साल की कंप्लीट हो तो आपका जो नाम है वो इलेक्टोरल लिस्ट में चढ़ जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। Which of the following is not related to the election commission, ठीक है। इशू ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, इन्फोर्समेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्शन सिंबल। तो इसमें कौन सा आंसर है? इसमें आपका है नॉट रिलेटेड, ये है ओनली फर्स्ट, ठीक है। ओनली फर्स्ट। जो ये नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन है ये याद रखना है कौन करता है? पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए कौन करेगा? प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट का जब इलेक्शन होगा तो प्रेसिडेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करेंगे। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो कौन इशू करेगा? यहां पे करेंगे गवर्नर। तो ये याद रखना है कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन सिंबल देना, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो करेगा कौन? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया ओनली 1 जो नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन, ठीक है। आगे देखते हैं। According to Article 325, on what grounds any person can declare ineligible to included in the electoral roll, ठीक है। तो आर्टिकल 325 में आपका बताया गया है कि इलेक्टोरल रोल में किन ग्राउंड्स पर आपको इनएलिजिबल घोषित नहीं कर सकते। किन ग्राउंड्स पर नहीं कर सकते? रिलीजन, जेंडर, कास्ट और रेस। ये आपके 4 ग्राउंड्स हैं, रिलीजन, रेस, जेंडर और कास्ट। इन 4 ग्राउंड्स पर आपको इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स। मतलब इसके अलावा और कोई ग्राउंड होगा तो इनएलिजिबल घोषित हो सकते हैं इलेक्टोरल रोल में शामिल होने से, ठीक है। जैसे कि हो गया आपका बर्थ प्लेस। तो कौन सा है जिससे डिक्लेयर कर सकते हैं इनएलिजिबल? बर्थ प्लेस से। अगर आप कहीं और के हैं तो आपको दूसरी जगह पे इलेक्टोरल रोल में शामिल करने से मना किया जा सकता है। तो ये 4 ग्राउंड है, रिलीजन, रेस, जेंडर और कास्ट, जिसके बेसिस पे आपको इलेक्टोरल रोल में शामिल करने से मना नहीं किया जा सकता। ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 325 में, ठीक है। आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। The salary of the Chief Election Commissioner is equal to that of the Chief Justice of Supreme Court, ठीक है। ये चीफ जस्टिस जो है तो ये हो गया आपका गलत। क्यों? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो आपके इलेक्शन कमिश्नर है, दोनों की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आपके जो इलेक्शन कमिश्नर है, मैंने बताया था पावर बराबर है, तो इनकी सैलरी भी जो है, सैलरी वो भी बराबर है। बराबर किसके है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। The salary of the other election commissioner is equal to the
सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। तो ये याद रखना है कि सैलरी हो गया प्लस जो टेन्योर होगा। ठीक है, टेन्योर हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों का टेन्योर भी बराबर है, 6 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। उसके अलावा जो सैलरी है वो भी बराबर है, किसके बराबर है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। ठीक है, ये याद रखना है। तो आपका चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ओनली 2। ठीक है, यहाँ पे अगर रिमूवल की बात करेंगे तब बस अलग रहेगा, ये याद रखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव करेंगे? ऑन द सेम ग्राउंड्स, सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे ही रिमूव करते हैं वैसे। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन चाहिए होगी प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इलेक्शन कमीशन पावर्स एंड फंक्शंस डू नॉट इंक्लूड, ठीक है, कौन सा नहीं है? टू एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रिगार्डिंग द पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एडवाइस करता है किसको? प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। ठीक है, तो पार्लियामेंट के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा और स्टेट लेजिस्लेटिव में गवर्नर को एडवाइस करता है। तो ये आपका सही है। इलेक्शन कमीशन एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन स्टेट, ये आपका स्टेट है, अंडर प्रेसिडेंट रूल इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, ठीक है, तो जब 1 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है कि वहां पे इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं। तो इलेक्शन कमीशन से एडवाइस ली जाती है कि वहां पे इलेक्शन हो सकते हैं नहीं। फिर इलेक्शन कमीशन क्या करता है? चेक करता है वहां की कंडीशन और फिर क्या करता है? एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को। तो ये आपका जो डू नॉट इंक्लूड, इनमें से दोनों सही है, तो इसलिए ये आंसर हो गया आपका नन। ठीक है, दोनों इंक्लूडेड है। प्रेसिडेंट और गवर्नर को एडवाइस करेगा ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव पोस्ट इलेक्शन वाले पीरियड में। ठीक है, और ये एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को जब प्रेसिडेंट रूल लगा होता है किसी स्टेट और 1 साल कंप्लीट हो जाते हैं तब इलेक्शन करवा सकते हैं नहीं, ये इलेक्शन कमीशन बताता है। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। ठीक है, तो ये चैलेंज नहीं की जा सकती। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 329 में। 329 में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि डिलिमिटेशन कमीशन के जो भी ऑर्डर्स होंगे वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। द ऑर्डर्स गिवन बाय डिलिमिटेशन कमीशन कैन बी अमेंडेड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, ये भी आपका गलत है। लोकसभा या राज्यसभा डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर को अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, ये भी गलत है। टिल नाउ डिलिमिटेशन कमीशन हैज बीन फॉर्म्ड 5 टाइम्स, तो ये भी गलत है। सिर्फ 4 टाइम्स जो है वो अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई है। कब कब? 1952, 1962, 1972 और 2002। ठीक है, अभी 2002 में बनाई गई थी, तो सिर्फ 4 बार बनाई गई है, तो ये भी गलत हो गया। आर्टिकल 82 इज रिलेटेड टू डिलिमिटेशन कमीशन, ये आपका सही है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा 4। ठीक है, आर्टिकल 82 में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट क्या करेगी? हर 10 साल में जैसे ही सेंसस होगा तो सेंसस कंप्लीट होने के बाद डिलिमिटेशन एक्ट पास करेगी। तो अब सिर्फ 3 बार लगातार हुआ था, उसके बाद फिर 2002 में हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ टोटल 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन? ठीक है, ये दिनेश गोस्वामी कमेटी ये है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ये भी है, तारकुंडे कमेटी ये भी है, कृष्णा अय्यर ये कमेटी नहीं है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। इन कमेटी की मेन रिकमेंडेशन देख लेते हैं। जो आपकी दिनेश गोस्वामी कमेटी है, इन्होंने क्या बोला था कि जो आपका कैंडिडेट है, कैंडिडेट वो 2 प्लेसेस के से ज्यादा कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, 2 प्लेसेस से ज्यादा कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। फिर आपकी जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है, इन्होंने क्या बोला था कि जो इलेक्शन एक्सपेंस है वो गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को बियर करना चाहिए। तारकुंडे समिति का मैंने आपको बताया ही, एक तो क्या बताया कि 21 साल से एज कम करके 18 साल करनी चाहिए वोटिंग एज। ठीक है,
वोटिंग एज 18 साल करनी चाहिए। और दूसरा इन्होंने क्या बोला, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज आपके अपने इनकम सोर्सेस की डिटेल बताएं, ठीक है, इनकम सोर्सेस की डिटेल साझा करें। तो ये आपकी मेन कमेटी हो गई। दिनेश गोस्वामी जी ने बोला था कि एक कैंडिडेट जो है 2 से ज्यादा प्लेसेस पे नहीं लड़ सकता चुनाव। इंद्रजीत गुप्ता जी ने बोला था कि जो इलेक्शन एक्सपेंस है वो गवर्नमेंट को बियर करना चाहिए। तारकुंडे कमेटी ने बोला था कि पहले तो वोटिंग एज 21 साल से कम करके 18 करो, और दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने इनकम सोर्स की डिटेल बताएं, ठीक है। आगे देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। कहाँ है ये है स्वीडन में। ये आपका इंटरनेशनल एजेंसी है, स्वीडन में स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, स्वीडन, स्टॉकहोम। और भारत जो है, इंडिया जो है, इसका मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, when is the security deposit of a candidate of Lok Sabha and State Legislative Assembly confiscated? कब confiscate कर लिया जाता है? जब he could not get even 1/6 of the total votes polled, ठीक है। तो ये याद रखना है, जितना भी वोट होता है टोटल वोट्स का 1/6 अगर नहीं मिलता तब उनके जो डिपॉजिट हैं वो कन्फिस्केट कर लिए जाते हैं लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, ये याद रखना है। What is the expenditure limit of a candidate from a small state in लोक सभा इलेक्शन, ठीक है। स्मॉल स्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो डिवाइडेड है स्मॉल स्टेट और बिग स्टेट के बीच। तो लोकसभा में अगर स्मॉल स्टेट की बात करें तो कितनी है, यहाँ पे है 75 लाख, ठीक है। और अगर बिग स्टेट की बात करें तो कितनी है, यहाँ पे है 95 लाख। इसके अलावा अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो इसमें भी जो स्मॉल स्टेट है, स्मॉल स्टेट के लिए कितनी है 28 लाख, और जो बिग स्टेट है, बिग स्टेट के लिए कितनी है 40 लाख, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपेंडिचर लिमिट है लोकसभा इलेक्शन की और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन की, ठीक है। आगे देखते हैं, सी विजिल इज क्या है, ये एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो हाँ, ये एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है। इट अलाउज एनीवन इन द इलेक्शन बाउंड स्टेट टू रिपोर्ट वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विद एविडेंस बेस्ड प्रूफ, ठीक है। तो क्या है, ये एप्लीकेशन है फोन में, ठीक है, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया और मान लीजिए कहीं पे करप्शन हो रहा है या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, तो आप यहाँ पे वीडियो या फोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं। तो वहां का जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होगा उस लोकेशन के आसपास का, वो आ जाएगा उस लोकेशन में, ठीक है। तो सी विजिल क्या है, ये दोनों ऑप्शन आपके सही है। एक एप्लीकेशन है इलेक्शन कमीशन का, किसके लिए बनाया गया है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए बनाया गया है जिससे उसका वायलेशन ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPIC। इसका फुल फॉर्म है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, EPIC है आपका इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। इसके अलावा BLA, ये है आपका फुल फॉर्म बूथ लेवल एजेंट, और अगर यहीं पे BLO होगा तो क्या होगा, बूथ लेवल O की जगह हो जाएगा ऑफिसर। एक और फुल फॉर्म आपको याद रखना है ETS का, ये क्या है, ये है EVM ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये EVM ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं, EVM वॉज फर्स्ट यूज्ड इन विच लोकसभा इलेक्शन। तो EVM का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है क्या, तो नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करती है, बैटरी यूज होती है इसमें, तो ये याद रखना है।
फर्स्ट यूज्ड इन विच लोकसभा इलेक्शन, ये हुई थी 2004 के लोकसभा इलेक्शन में। सबसे पहले कब यूज की गई थी, फर्स्ट टाइम कब यूज की गई थी, ये की गई थी 1982 में केरला के एक छोटे से लेजिस्लेटिव असेंबली में, फिर लोकसभा इलेक्शन में 2004 में यूज की गई। ठीक है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसमें आपको 2 यूनिट मिलेंगी। ठीक है, 2 यूनिट, एक यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और एक होती है बैलेटिंग यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट होती है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रखी होती है। ठीक है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रखी होती है, और जो ये बैलेटिंग यूनिट है ये वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी होती है, और ये कंट्रोल यूनिट आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रखा होता है। आप जब एक बार अपना वोट दे देते हैं तो फिर ये अपने आप लॉक हो जाता है, और फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर फिर से ऑन करता है। ये आपको याद रखना है कि ईवीएम में टोटल 384 कैंडिडेट्स का वोट हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर 384, इसके साथ साथ आपका नोटा भी इंक्लूड है, तो नोटा के साथ साथ 384 अगर कैंडिडेट्स खड़े हैं किसी भी इलेक्शन में, तो इनका इलेक्शन हम एक साथ करवा सकते हैं ईवीएम से। ठीक है, ये याद रखना है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो गई, मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई 384 कैंडिडेट्स नोटा के साथ, याद रखना है ये आपको। आगे देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ वीवीपैट। वीवीपैट का क्या फुल फॉर्म है, वोटर वेरीफाइबल पीपल अकाउंट ट्रेल, ये हो गया आपका वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये याद रखना है। और वेरीफाइबल याद रखना है, वेरिफिकेशन नहीं है, ये भी याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वो मैंने इसलिए 2 ऑप्शन भी रखे हैं, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये सबसे पहले कब यूज किया गया था, 2013 में नागालैंड की एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने वीवीपैट का उपयोग किया था। ठीक है, इसके अलावा 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इसका यूज हुआ था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट विंडो से आपको एक स्लिप दिखाई देती है। ठीक है, 7 सेकेंड के लिए। उस स्लिप में क्या क्या होता है, एक तो सीरियल नंबर होता है, सीरियल नंबर, उसके अलावा नाम होता है, और उसके अलावा सिंबल होता है जिसको आपने वोट दिया। तो ये 3 चीजें दिखाई देती हैं उस स्लिप में 7 सेकेंड के लिए। ठीक है, छोटा सा ट्रांसपेरेंट विंडो से, और फिर वो नीचे चला जाता है बॉक्स में। वीवीपैट ये आपका वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल 2019 लोकसभा इलेक्शन में यूज हुआ था, पहली बार 2013 नागालैंड। ठीक है, सैंक्शन और रिजेक्शन ऑफ लीव ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज द पावर ऑफ, ये किसकी पावर है, ये क्वेश्चन सीएजी के लिए पूछा गया था, सीएजी के लिए पूछा गया था 2021 में, कि सीएजी की लीव कौन सैंक्शन करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो ये कौन करता है, ये प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो लीव वगैरह के बारे में कहाँ लिया हुआ है, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, या इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, तो लीव के बारे में कहाँ दिया गया है, ये मैंने आपको बताया था कि एक एक्ट है। ठीक है, सर्विस कंडीशन एक्ट है 1991 का, उसमें दिया गया है कि जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे लीव। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों की। आगे देखते हैं, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन्फोर्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल्ड बाय द इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो कब से इन्फोर्स हो जाती है, फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट। सही है क्या ये, तो हाँ ये सही है। एंड इज ऑपरेशनल टिल द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन आर कंप्लीटेड, तो कब तक ऑपरेशनल रहती है, जब तक कि इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, तो ये भी सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन है, 1 और 2 दोनों। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये तब इन्फोर्स हो जाता है डेट ऑफ अनाउंसमेंट, जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट अनाउंस करते हैं, तब से लेकर जब तक कि इलेक्शन कंप्लीट नहीं होता, तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहता है, इन्फोर्स रहता है। अब चलिए शुरू से लेके लास्ट तक हम सारे आर्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 324(1) में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन होगा और वो इलेक्शन करवाएगा। इलेक्शन किसका किसका करवाएगा, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का,
और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का और स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल का, इन 6 इंस्टीट्यूशन का क्या करवाएगा, इलेक्शन करवाएगा। ये किस में लिखा हुआ है, ये लिखा है आर्टिकल 324(1) में। फिर आर्टिकल 324(2) में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, जिसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट करेगा। उसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे, कितने होंगे ये डिसाइड करेगा पार्लियामेंट, टाइम टू टाइम पार्लियामेंट डिसाइड करेगा लॉ बना के। और अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इलेक्शन कमिश्नर की भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेंगे। फिर आर्टिकल 324(3), जब इलेक्शन कमिश्नर जो है अपॉइंट हो जाएंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर में से संविधान ने बताया कि आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे वो क्या होंगे, वो चेयरमैन होंगे, ठीक है। जब इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो जाएंगे तो चेयरमैन कौन होगा इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 324(3) में। फिर 324(4) इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें रीजनल कमिश्नर के बारे में लिखा हुआ है। रीजनल कमिश्नर को अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट अपने प्रेसिडेंट ही करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे। लेकिन इसके लिए रिकमेंडेशन कौन देगा, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन देगा, तब प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे। फिर हो गया आर्टिकल आपका 324(5). 324(5) में देखें, इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस एंड टेन्योर, ठीक है, टेन्योर और टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में दिया गया है। टर्म ऑफ ऑफिस और टेन्योर कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट कैसे डिसाइड करेंगे, पार्लियामेंट जब लॉ बनाएगी तो उसके द्वारा, तो ये याद रखना है कि इसमें पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट टर्म ऑफ ऑफिस और टेन्योर डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसी में दिया हुआ है रिमूवल के बारे में, रिमूवल के बारे में कि रिमूवल कैसे होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल सेम वैसे ही होगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, सेम उसी ग्राउंड पे होगा। उसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका रिमूवल कैसे होगा, उनका रिमूवल प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे। आर्टिकल 324(6) इसमें ये लिखा हुआ है कि जो स्टाफ है वो कौन प्रोवाइड करेगा इलेक्शन कमीशन को, वो प्रोवाइड करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, सेंटर लेवल पे प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पे गवर्नर, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन को स्टाफ प्रोवाइड करने के लिए लिखा हुआ है 324(6) में, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 324(5), 325, रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, इन चारों बेसिस पे, इन चारों ग्राउंड्स पे जो इलेक्टोरल रोल है उसमें शामिल करने से मना नहीं कर सकते। तो ये जो ग्राउंड्स हैं, ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इन पे इलेक्टोरल रोल में नाम ऐड करने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपके आर्टिकल 326 में क्या लिखा हुआ है, 326 में लिखा हुआ है कि भारत में अडल्ट सफरेज होगा, ठीक है, इंडियन सिटीजन को। यहाँ ये भी है, इंडियन सिटीजन की बात कर रहे हैं हम, एडल्ट सफरेज रहेगा। एडल्ट सफरेज मतलब आप जब 18 साल की कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। और ये 21 साल से कम किया गया हमने, 18 साल कब किया है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में, ठीक है, तारकुंडे समिति। इसके अलावा 326 में ग्राउंड्स भी दिए गए हैं, ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, अगर आप करप्शन में लिप्त हैं, ठीक है, करप्शन में इन्वॉल्व है, क्राइम में इन्वॉल्व है, नॉन रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंस, इन सारे बेसिस पे क्या होगा, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है वोट देने से,
ठीक है, ये 326 में लिखा हुआ है। फिर आर्टिकल 327, ये आपकी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट वो क्या बनाएगी, वो लॉ बनाएगी। इसके लिए लॉ बनाएगी, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी, ठीक है, जैसे कि आपका डिलिमिटेशन हो गया, डिलिमिटेशन एक्ट बनाना है, इसके अलावा इलेक्टोरल रोल हो गया, इसके लिए कोई लॉ बनाना है, तो ये सारी चीजें कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 328, ये याद रखना है कि संविधान ने ही पावर किसको दी है, पार्लियामेंट को दी है। 328 में क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी पावर दे दी, ठीक है, तुम भी कुछ कुछ नियम कानून बना लेना। ठीक है, तो जो जनरल रूल्स हैं उसको बना सकता है कौन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन वो इन अकॉर्डेंस विथ होना चाहिए पार्लियामेंट लॉ के। तो ये भी जनरल रूल्स बना सकता है 328 में। फिर आर्टिकल 329, आर्टिकल 329 में क्या है, ये आर्टिकल रिलेटेड है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि अगर डीलिमिटेशन कमीशन कोई ऑर्डर देता है, ठीक है, कोई ऑर्डर देता है तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये याद रखना है। तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता अगर डीलिमिटेशन कमीशन कोई भी ऑर्डर देता है तो। दूसरा ये है कि किसी भी इलेक्शन में कोर्ट तब तक इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास कोई इलेक्शन पिटीशन नहीं आती। ठीक है, अगर इलेक्शन पिटीशन आएगी तभी कोर्ट जो है इंटरफेयर कर सकता है इलेक्शन प्रोसेस में या किसी भी इलेक्शन में। ये दोनों चीजें कहां पे लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई हैं आर्टिकल 329 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर जो आपका एक्ट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1991, ये याद रखना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहला तो ये यहाँ पे सैलरी के बारे में बताया गया है, सैलरी किसके बराबर होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। दूसरा लीव के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा टेन्योर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, यहीं से टेन्योर का पता चलता है कि 6 साल या 65 साल जो पहले आ जाए। संविधान में सीधे सीधे नहीं बताया गया है, लेकिन इस एक्ट में हमने बताया है कि टेन्योर 6 साल या 65 साल होगा। ठीक है, उसके अलावा पेंशन के बारे में, उसके अलावा कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में। कंडक्ट ऑफ बिजनेस में क्या आएगा, जैसे मैंने बताया था कि मेजॉरिटी जो है उसकी बात मानी जाएगी। मतलब अगर डिस्प्यूट होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बीच, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बीच डिस्प्यूट होता है तो बात मेजॉरिटी की मानी जाएगी, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, 1991 के एक्ट में मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा नोटा के बारे में जान लीजिए। नोटा फुल फॉर्म क्या हो गया इसका, नन ऑफ द एबव। ठीक है, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि नोटा जो है वो कंपलसरी होगा। ठीक है, तो 2013 से कंपलसरी हो गया। वर्ड में हमारा 14 नंबर है जहां इलेक्शन में नोटा यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको इलेक्शन कमीशन के कुछ ऐप याद रखने हैं, एप्लीकेशन। एक दो तो मैंने बता दी, सी विजिल हो गया, स्वीप हो गया। ठीक है, एक है आपका सुविधा समाधान, फिर सुगम, PWD ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप। ठीक है, वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये कुछ फेमस ऐप है। इसके अलावा मैंने स्वीप बता ही दिया आपको, और सी विजिल
ये कुछ फेमस ऐप है जो आपको याद रखने हैं इलेक्शन कमीशन के। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।